जय हिंद दोस्तों। हिंदी व्याकरण की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। इससे पहले कल मैं आपको बता चुका हूं कि वर्णों को हम दो अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो मैंने थोड़ा बहुत स्वर के बारे में तो आपको पूरा ही बता दिया था और व्यंजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैंने दी थी। तो स्वर वो होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो व्यंजन वो होते हैं, व्यंजन देखो, व्यंजन वो होते हैं जिन्हें हम जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ना हो सकें, वही व्यंजन होते हैं। यानी कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। देखो, जब हम व्यंजन का कभी भी अगर वास्तविक रूप लिखते हैं तो उसमें हलंत लगा होता है। ये होता है हलंत। कई लोगों ने ये हलंत तो देखा होगा मगर इसको पता नहीं होगा कि इसे कहते क्या हैं। तो हलंत यही होता है जो कि इस तरीके से ये साइन जो लगा है, हम जब भी अपने, जैसे कि इसमें एक लगा है, देखो ये गंगा को मैंने इस तरीके से लिखा है, तो ये जो गंगा लिखा है इसमें जो हलंत लगा है अंगा में, यही होता है, इसे कहते हैं हम हलंत। जो ऐसी तिरछी सी लाइन लगी होती है, पंक्ति खींचते हैं हम, इसी को हलंत कहा जाता है। बिना स्वर वाले व्यंजन को हलंत लगाकर ही हम लिखते हैं, जिसे आधा व्यंजन कहते हैं, या फिर अगर सही तरीके से कहें तो इसी को वास्तविक व्यंजन कहा जाता है। अब देखो, जैसे कि हम जो पढ़ते हैं क ख ग घ ङ, ये सब जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं वर्ण। वर्ण यानी कि ये वर्णों के भीतर भी इन्हें व्यंजन कहा जाता है। तो एक तो हम इनके लिए वर्ण शब्द प्रयोग कर सकते हैं और अक्षर कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें व्यंजन वर्ण भी कह सकते हैं। तो ये जो क है, ये क का वास्तविक रूप नहीं है, ये ध्यान देना। क का वास्तविक रूप होगा जब इसमें ऐसे हलंत लगा होगा, तो वही क का वास्तविक रूप होगा। अभी ये क का वास्तविक रूप नहीं है। तो देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। यह प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में 39 व्यंजन होते हैं, कुल 39 व्यंजन होते हैं। अब 39 को भी मैंने सुविधा के लिए बिल्कुल अच्छे से आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि ये 39 कैसे कैसे होते हैं। ये 25 इसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। अभी मैं पूरी इसकी परिभाषा बताने वाला हूं क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन। और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, और 4 ही संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। अगर इन सबको आप जोड़ो, 25, 4, 4, 4 और ये 2, इन सबको जोड़ के आता है 39। तो ये जब, तो इसीलिए मैंने कहा कि कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब देखो, यहां से इतने सारे प्रश्न बन गए हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होगी। और ऐसे ही ऊष्म व्यंजन की संख्या तो 4 होगी, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। और इन सबको अगर ये पूछा जाए कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजन 39 होते हैं। इसको अभी समझ लेते हैं, इसके बाद में इनके बारे में पूरा पूरा बताऊंगा। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, देखते हैं आगे। देखो, वैसे एक बात, अभी देखो मैंने कहा कि 39 व्यंजन होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से जो हम मुख्य रूप से जिन्हें हम कहते हैं व्यंजन, और जो आपको बचपन में जो पढ़ाए गए थे, इसीलिए परंपरागत रूप, इसीलिए यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है। परंपरागत रूप से जो व्यंजन होते हैं वो केवल 33 होते हैं, क से लेके ह तक के जो व्यंजन होते हैं। यानी कि 25 तो स्पर्श व्यंजन होंगे, उसमें 4 अंतस्थ व्यंजन होंगे और 4 ऊष्म व्यंजन, तो इन्हें मिला के ये 39 तक होते हैं। तो प्राय प्रत्येक व्यंजन के भीतर अस्वर मिला होता है। इस पंक्ति का अर्थ समझ पा रहे हैं आप? देखो, मैंने कहा कि प्राय, प्राय का मतलब तो पहली बात यह है कि प्राय लगभग हमेशा जब भी हम व्यंजन लिखते हैं तो उसके साथ अस्वर मिला ही होता है। अगर वो हलंत के साथ नहीं लिखा, अगर हलंत के साथ लिखा है तब तो उसमें अस्वर नहीं है। अगर
हलंत के बगैर वह लिखा हुआ है तो उसमें जरूर अ स्वर होगा। जैसे आप कोशिश करके देख लीजिए, चलिए इस बात को, कि क जो हम क बोल रहे हैं, ख, ग, घ या च, छ, ऐसा कुछ भी, उसमें अ के बिना क्या आप इसे बोल सकते हैं? कोशिश कीजिए कि अ को हटा दीजिए, बाकी अब इसको बोल के देखिए कि क्या आप इसे बोल पाएंगे। देखिए आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, क को आप छोटा सा बोलने की कोशिश करेंगे मगर इसके साथ अ आ ही जाएगा, पक्की बात है। मगर अगर मैं यही कहूं कि इसी को अ को छोड़ के और किसी स्वर के साथ प्रयोग करके इसे बोल लो, तो क्या, सोच के देखो, तो क्या तब आप इसे बोल पाओगे या नहीं? जैसे कि क में ई लगा दूं, मैंने अ को प्रयोग नहीं किया उसमें, अब ई लगाए हैं, कि या कु, के, तो अब नहीं आया है मगर अब ये उच्चारित हो जा रहे हैं। तो यहीं से समझ में आना चाहिए कि जो व्यंजन होते हैं वह स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो सकते हैं, उन्हें उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही होती है। इस तरीके से अभी के लिए जो इसके बाद जो मैंने लिखा है गंगा चंचल कंठ, अभी के लिए इसे छोड़ दो, इसके आगे जब हम चलेंगे तो फिर मैं इसे समझाऊंगा। यहाँ पे बस लिख दिया है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे पूरे पूरे, बाकी ये वाला टॉपिक मैं बाद में भी क्लियर करूंगा। गंगा चंचल कंठ ये मैंने किस तरीके से लिखे हैं, क्योंकि ये पंचमाक्षर वाला बिंदु आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिर्फ ये। देखो हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 5 प्रकार के व्यंजन, ये देखते हैं। देखो एक होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, यही है 5 प्रकार के जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये देखो, ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं। बिल्कुल, देखते हैं आगे। देखो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। देखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को छू कर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं कि मतलब अगर हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को छू कर जरूर निकलेगी, तभी ये स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण हो सकता है, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? क से लेके म तक। हाँ एक बात पहले यहां पर पूछ लेना चाहता हूं आपसे, सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप सभी को, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप सभी को हिंदी वर्णमाला पूरी पूरी याद है? बिल्कुल सही तरीके से क ख ग घ ङ ये पूरा पूरा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आधा बोलते हो, ओहो फिर अब पहला वाला कोई मुझे पहला व्यंजन बता दे या फिर इस वर्ग का पहला बता दे तो मैं पूरा बता सकता हूं, या इस स्थिति में हो। अगर इस स्थिति में हो तो ये बड़ी सोचनीय स्थिति है आपके लिए अभी, तो कम से कम तो इसे जल्दी से जल्दी याद कर लो। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि मैं अब, तो ये तो दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता था, मैं तो इसे अब याद कर रहा हूं या फिर अब याद कर रही हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसे याद करो, ये आपको मदद करेगी। अभी जब मैं इसको याद करने की आपकी ट्रिक बताऊंगा कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तब आपको आसानी होगी फिर उसके लिए। देखो इसके बाद ये होते हैं स्पर्श व्यंजन, इसकी ये कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है इसके लिए एक टेबल मैं आपको दे दूंगा कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, मगर वो कल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगली वीडियो में। देखो आगे ये है अंतस्थ व्यंजन, यहां पर अंतस्थ व्यंजन लिखना था, ये छूट गया है। तो ये है अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये क्या है इसका मतलब कि स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो ऐसा है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण व्यंजन और स्वर के बीच में कहा मैंने, मतलब कि वो स्वर की तरह ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, मगर ऐसा भी ना हो कि वो बिल्कुल व्यंजन की तरह, वो बिल्कुल उनके लिए किसी ना किसी स्वर की सहायता लेनी ही पड़े। तो आप अगर कोशिश करोगे, जैसे मैंने क ख ग इनके साथ मैंने कहा, तो मैंने कहा कि अ का प्रयोग होगा ही होगा, इसके बगैर आप इन्हें उच्चारित नहीं कर सकते हो। मगर अगर मैं कहूं य, र, ल, व, और इनके लिए भी मैं वही परिस्थिति आपके सामने रखूं कि इन्हें बिना अ के प्रयोग करो, तो एक बार के लिए आप हल्की सी कोशिश य के साथ
र के साथ, ल के साथ और व के साथ कर सकते हो कि ये उच्चारित थोड़े बहुत हो सकते हैं। देखो पूरे पूरे तो उच्चारित नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। अगर पूरे पूरे तौर से ये स्वर की तरह उच्चारित हो जाते तो तब तो फिर हम इन्हें व्यंजन के रूप में पढ़ते ही नहीं, हम तो फिर इन्हें स्वर ही कहते। मगर ये ऐसा है नहीं ना, इनके लिए शब्द क्या प्रयोग किया है? अर्ध स्वर। ये है अर्ध स्वर, यानी कि आधे स्वर हैं ये, कि हम इन्हें स्वर के तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल ये चर्चित प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से, मतलब ये प्रश्न आप मान के चलिए यहां से प्रश्न आना ही आना है। देखो इनका उच्चारण स्थान बताता हूं मैं आपको। य का उच्चारण स्थान होता है तालु। तालु यानी कि यह बोला जाता है तालु से। तालु कहां होता है? जो हमारा जीभ का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है मुंह में, वो जबड़ा जो आगे का हिस्सा है वो होता है तालु। तो यह बोला जाता है तालु से, इसीलिए इसे वर्ग को, हम इसके वर्ग को तालव्य कह दिया जाता है। और र का उच्चारण स्थान होता है र का दंत मूल। क्या होता है? दंत मूल। देखो जब आप र को बोलोगे, र र र, तो जब आप र को बोल रहे हो तो ध्यान दो कि तालु वाला हिस्सा जो कि जीभ के ऊपर का हिस्सा है, आगे के हिस्से में जीभ का ऊपर का हिस्सा वो होता है तालु। और जो हमारे दंत हैं, तो यहां पर मैंने कहा दंत मूल, यानी कि जो ऊपर वाले जो दांत हैं उनके जड़ पे छू के आ रहा है र बोलने में, तो हमारी जीभ इसके जड़ को छूती है, इसीलिए इसे दंत मूल कहा जाता है। तो उच्चारण स्थान, र का उच्चारण स्थान होता है दंत मूल। र का उच्चारण स्थान दंत मूल, ठीक है। इसी तरीके से ल का उच्चारण स्थान होता है, बाकी कुछ नहीं, इसमें भी दंत मूल ही होता है। देखो र और ल दोनों को ही जब आप उच्चारण कर रहे हो दोनों का ही, तो दोनों के उच्चारण में हमारी जीभ दंत मूल यानी कि मसूड़े को छू के आ रही है, तो दोनों का उच्चारण स्थान दंत मूल कहलाएगा। और इसका वर्ग यानी कि उच्चारण का वर्ग एक कहा जाता है, तो वह होगा इसका। वैसे चल के बताइए आप में से कितने लोग इसको पढ़ सकते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको कौन कौन इसको पढ़ने में सक्षम हुआ है या नहीं। अब मैं बता रहा हूं कि इसे पढ़ते कैसे हैं। देखो इसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक वर्ण विच्छेद, या इसे कहें एमपीएसआई में इसे पल्लवन कह दिया जाता है, ये अभी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पूछा जाना है, इसका चलन में आया है, तो पल्लवन शब्द से इसे प्रयोग किया जाता है। तो आपसे कहेंगे कि इसका वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद कुछ नहीं है नया, बस इस टॉपिक में ना बता के मैं उसको कल बता दूंगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। मगर वर्ण विच्छेद है क्या? ये वही है जो आपने दूसरी तीसरी तो नहीं, चौथी पांचवी कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, या फिर छठी कक्षा के अंदर पढ़ा होगा। वो आपने क्या किया है, उसमें बस वर्णों को तोड़ तोड़ के अलग अलग लिखा है। तो वही जो आपने पढ़ा है, उसमें जो धूल जम गई है उसी को हटाने का मैं काम करूंगा बस। तो इसे पढ़ते हैं वर्तस्य, इसे वर्तस्य पढ़ा जाता है। और र को एक और नाम दिया जाता है लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण या फिर लुंठित व्यंजन। क्यों कहते हैं इसे लुंठित वर्ण या फिर लुंठित व्यंजन? इसका मतलब यह है कि जब हम र को बोलते हैं तो हमारी जीभ घुमावदार हो जाती है। र थोड़ा सा घूम के एक लुंठित आकार ले लेती है, यानी कि वो हल्का सा घुमावदार हो जाती है, वो एक बार फोल्ड लेके बोलती है, तो वो होता है र। इसीलिए इसे लुंठित वर्ण कहा जाता है। ऐसे ही ल के लिए शब्द प्रयोग करते हैं कि ये पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण इसलिए कि जीभ के पास से हवा गुजरने के कारण इसे पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ये परिभाषा पूछा जाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि इसे पार्श्विक वर्ण क्यों कहते हैं, ऐसा पूछा जाना कठिन है। मगर आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ण पार्श्विक है और कौन सा नहीं है। ऐसे ही देखो व को हम कहां से बोलते हैं? व कोशिश करो व, तो ऊपर के दांत व निचला होंठ जब मिलता है तो इस तरीके से हम व का उच्चारण करते हैं। ऊपर के दांत और निचला होंठ, तो व कोशिश करके देखिए, बिल्कुल यही सटीक है, इसी तरीके से बोला जाएगा। और अगर आप इस तरीके से इनका उच्चारण नहीं करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इनका उच्चारण इसी तरीके से करें।
तो आपको इन्हें याद करने में आसानी हो जाएगी। मगर फिर भी क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जीभ इस तरीके से वो लचीलापन उसको नहीं मिल पाता कि वो बोल पाए, तो आप उस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो प्रश्न को तो हल करना ही होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं, य र ल व, चारों को अर्ध स्वर कहते हैं। मगर कुछ समय पहले आयोग ने एक प्रश्न पूछा था, वो प्रश्न इस तरीके से था कि निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है। निम्न में, ध्यान से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है। उसमें ऑप्शन थे र, ल, व और क। र, ल, व और क। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण अर्ध स्वर है। देखो अभी मैंने बताया था कि ये चारों ही अर्ध स्वर है, मगर उसके बावजूद ये, जब हम इन दोनों को देखते हैं, एक तो य और व, ये इन चारों में भी हम इनको प्राथमिकता देंगे कि ये अर्ध स्वर कहे जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको केवल एक ही ऑप्शन चूज करना है तो आप य और व के पक्ष में जाएंगे, र और ल को आप बाद में चूज करेंगे। हाँ, अगर उसमें 3 ऑप्शन एक साथ चूज करने का हो कि कुछ इस तरीके से कि 1 2 3 इस तरीके से कुछ, तो तब आप य र ल व सभी को अर्धस्वर मान सकते हैं। मगर आपको अगर एक ही ऑप्शन चूज करना होगा तो य और व को ही प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देखते हैं। देखो ऊष्म स्वर क्या होते हैं। ये ऊष्म स्वर देखते हैं इनके बारे में। देखो ऊष्म स्वर वो होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकलती है तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखो ऊष्म स्वर वो, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से हवा एक रगड़ खाकर निकलती है, जोर खाकर निकलती है। जैसे कि जब हम बोलते हैं श, श, स, ह, तो इनके उच्चारण में जो हवा निकलती है, जो हवा का संचरण होता है, जब हम बोलते हैं तो हवा का संचरण यानी कि जो हवा का प्रवाह होता है वो रगड़ खाकर होता है। तो इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का संचरण करते हैं। ऊष्मा इन्हीं के कारण हमारे मुख में ऊष्मा संचरित होती है, प्रसार होता है उसका। तो इनका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा कि ये देखो, ये जो 3 स हैं, क्या आप इनका सही उच्चारण करते हैं? ध्यान दीजिएगा। तो आपको पहले तो इनका सही उच्चारण करना है। सही उच्चारण आप कैसे कर पाएंगे? देखिए ये जो स है इसको आप बोलेंगे तालू से, इसको बोला जाएगा तालू से। ये तालू से बोलते हैं श, यानी कि जीभ के ऊपर वाले हिस्से में ही, हमारी जीभ के ऊपर वाले हिस्से में मैंने बताया था कि तालू होता है। तो इस हिस्से को छूकर हवा निकलनी चाहिए और हमारी जीभ वहां पर उसके पास जानी चाहिए, तो उसी को कहते हैं तालव्य वर्ण, यानी कि ये होता है श। ये वाला श मूर्धन्य वर्ण है, यानी कि उससे भी थोड़ा सा पीछे, जबड़े के और थोड़ा पीछे चले जाए तो उसे कहा जाता है मूर्धा। तो ये वाला श शिरीष, जो शिरीष या फिर मनीष में जो अंतिम में जो श आ रहा है, ये श मूर्धा से बोला जाता है। और अगला स वर्तस्य वर्ग है इसका। वर्तस्य वर्ग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि देखो, पहली बात तो इसे पढ़ने में गलती नहीं कर रही है। ये वतस्य, बहुत सारे लोग इसे वतस्य या फिर अलग अलग तरीके से बोलते हैं, मगर ध्यान दीजिए ना कि ये जो व है, व के बाद र पहले ये बोला जाएगा, वर्तस्य वर्ग। तो स कहां से बोला जाता है? दंतमूल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दंतमूल बताया था कि 2 वर्ण और थे अंतस्थ व्यंजन में जिनका उच्चारण स्थान दंतमूल था। तो उसी हिसाब से इन्हें भी याद करना है कि दंतमूल यानी कि जब हम इसे बोलते हैं तो हमारा मुख ऊपर वाले दांत के मसूड़ों पर जाके लगता है, तो इसीलिए इसे दंतमूल कहते हैं। और ह, ध्यान दीजिएगा, ये जो ह है, ये प्रश्न कुछ ज्यादा ही आता है पेपर में, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान थोड़ा सा अलग सा है, इसलिए ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। तो ये स्वर यंत्र यानी कि जो स्वर तंत्र होता है
उसके भी अंदर से ये बोला जाता है। जैसे कि आप ह को बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ह हमारे कंठ के भीतर से आवाज आ रही है, कंठ के और गहराई से, जबकि आप और वर्णों को बोलेंगे क ख ग घ, तो वो स्पर्श व्यंजन है, वो तो कहीं ना कहीं हमारी जीभ स्पर्श होती है, उस तरीके से उनका उच्चारण होता है। मगर ये क्या होते हैं, ह जब हम बोलते हैं तो ये हमारे स्वर यंत्र के, स्वर तंत्र के भीतर से ये आवाज निकलती है, ह। इसीलिए इन्हें काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। काकल्य वर्ण कहने के पीछे कारण यही है कि ये स्वर यंत्र के भीतर से बोले जाते हैं, स्वर तंत्र के भीतर से बोले जाते हैं, इन्हें इसीलिए इन्हें काकल्य वर्ण कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखो संयुक्त व्यंजन। तो क्या होते हैं ये संयुक्त व्यंजन? देखो मैंने आपको 5 अलग अलग तरीके के बताए थे कि ये 5 अलग अलग तरीके के व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वो दो व्यंजनों के मेल से बने होने चाहिए तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ये? एक होता है क्ष, क्षत्रिय वाला, और त्रिशूल, श्र, श्री, श्रीमती, श्रीमान जो हम लिखते हैं, और ये ज्ञ, ये होता है। तो ये इस तरीके से बने होते हैं। जो ये श है, ये क और श, कौन सा श है ये मूर्धन्य श है। क और श के मेल से ये क्ष बनता है, जो कि क्षत्रिय जिससे लिखा जाता है, ये वही वाला श है। और त्र बनता है त और र के मेल से। देखो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। अगर त और र में हलंत लगा है, दोनों में, देखो त में तो हलंत लगेगा ही लगेगा, मगर आप र में भी हलंत लगा रहे हो तो त्र में भी हलंत वाला ही वर्ण बनेगा। इसी तरीके से अगर आप र में हलंत हटा के इस शब्द को लिखो, आप इसे ऐसे लिखो, त में हलंत लगा के और र में बिना हलंत के, तो ये र के साथ अ जुड़ा हुआ होगा, तो उस स्थिति में ये बनेगा त्र बिना हलंत के। तो इसी तरीके से ये हो गया श्र और ज्ञ। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि श्र कौन से दो व्यंजन के मेल से बना है, तो बताना होगा कि श और र। अब आपको ऑप्शन किस तरीके से दिया जाएगा? ऑप्शन में आपको एक तो आपको ये दे दिया जाएगा श और र, ये तो सही उत्तर है, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके बाद आपको इस श की जगह आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा मूर्धन्य श का, ये वाला मूर्धन्य श और र। इसी तरीके से आपको दंतमूल श यहाँ पे दिया हो सकता है, फिर र। इस तरीके से आपको घुमा के आपको प्रश्न इस तरीके से दिया होगा कि आपको उसमें सही तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो तभी आप उसका उत्तर दे सकते हो, वरना नहीं। यहीं पर एक चीज आपको और बता देता हूं कि देखो ये प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा आता है परीक्षा में, खासकर उत्तराखंड की परीक्षाओं में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, श्रृंगार। तो ये जो श्रृंगार है, ये पूछा जाता है शब्द शुद्धिकरण में, वर्तनी शुद्धिकरण में, कि क्या ये सही है। बस इसमें क्या कर दिया जाएगा, यहां पर से एक र लगा दिया जाएगा ऐसे डंडी, तो वो हो जाता है श्रृंगार। तो आप बताइए कौन सा श्रृंगार सही है? ये श्रृंगार सही है या फिर इसी में मैं, अब देखिए कैसे, ये ऐसे जो र लगा होता है, तो कौन सा श्रृंगार सही है? जो पहले जो श्रृंगार था वो, या फिर इस श्रृंगार में हम री लगा दें तो ये श्रृंगार सही है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा श्रृंगार दोनों में से सही है। इसको, हालांकि ये बिल्कुल आपके सामने ही लिखा है, तो मेरे हिसाब से तो आपको इसमें से समझ जाना चाहिए, मगर फिर भी आप बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फिर सोचने लगते हैं कि ये किस तरीके से है, ये हमने तो ये श्रृंगार बहुत जगह देखा है। और एक बात ये ध्यान दीजिएगा, आपको अखबारों में या फिर बहुत सारी किताबों में भी ये चीजें, ये जो वर्तनी वाला, जो मैं इसके बाद आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो वर्तनी बहुत जगह अखबारों में भी आपको गलत लिखी हुई मिलेगी। जैसे कि एक शब्द है महत्व, महत्व आपने बहुत ज्यादा प्रयोग किया होगा, कोई ना कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा, आपके माता पिता, गुरुजन, कोई ना कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा। तो ये महत्व शब्द, हम जैसे धन, एक, हम अमूमन ये वाक्य कहते हैं कि धन एक सुखी जीवन के लिए आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण शब्द हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, उसके बावजूद आप अखबारों में देख लेना कि ये शब्द गलत लिखा होता है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि महत्व वर्ड को, ये महत्व शब्द को सही तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं।
इसके बाद व्यंजनों का वर्गीकरण और द्विगुण व्यंजन भी बचे हैं, वो भी आपको बताने हैं। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही करते हैं इसमें, और ये व्यंजनों का वर्गीकरण मैं आपको कल बताऊंगा। तो इसको शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक जितने लोगों तक आप इसे पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाइए। धन्यवाद।